हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। वेलकम टू जी के मैग्नाइट योर ब्रेन, जहाँ हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सरकार क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। राजतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्ष्य। ठीक है, यहाँ हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। इफ़ यू हैव बुक तो आप बुक को ओपन करिए और हमारे साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जस्ट फोकस ऑन वट एवर आई एम गोइंग टू से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। इस पार्ट में, इस चैप्टर में आप लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लोकतांत्रिक सरकार को कौन कौन सी बातें हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं लोकतांत्रिक सरकार को। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। आइए इस जानने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। माया नायडू एक बच्ची है जिसकी कहानी इसमें हम पढ़ेंगे। इस लोकतांत्रिक सरकार के को समझने के लिए स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे श्वेत, अश्वेत और सांवले, मतलब श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग और सांवले यानी कि जैसे हम भारतीय, हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जैसे जोहान्सबर्ग में रहने वाले, जोहान्सबर्ग एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे रहती है 11 वर्ष की एक लड़की जिसका क्या नाम है, माया नायडू। रहने वाली लड़की एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही होती है। वो पुराने बक्सों की सफाई कर रही होती है, तभी क्या होता है कि उसे एक रजिस्टर मिलता है। सफाई करते करते कई बार आप सफाई करते हैं तो आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं आपको, है ना। तो माया नायडू जो लड़की है 11 साल की, वो भी सफाई कर रही होती है अपने माँ के साथ। तो उसे एक रजिस्टर मिलता है वहाँ पे, स्क्रैप बुक, जिसमें अब न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, मतलब जो कुछ कुछ हेडलाइंस हैं उसकी कटिंग्स चिपकाए हुए हैं उस रजिस्टर में। फ़ोटोज़ काफ़ी सारे चिपकाए हुए हैं उसमें एक फ़ोटो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा एक बच्चे का, एक लड़के का फ़ोटो रहता है जो पूरे रजिस्टर में बहुत ज़्यादा मिलता है उसे। ठीक है, उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारा तस्वीर था उसमें। तो उसने पूछा कि आखिर ये बच्चा कौन है जिसकी इतनी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, है ना। तो उसकी माँ ने बताया कि उसका नाम है हेक्टर पीटरसन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। अब ये सुनकर तो माया एकदम से अचंभे में पड़ गई कि भाई 15 साल के लड़के ने, बच्चा ही था वो ऑफकोर्स, 15 साल के लड़के ने ऐसा क्या कर दिया था कि पुलिस ने उसे गोली मारी, क्यों, है ना। ये भी अचंभे की बात ही है। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों भाई, 15 साल के लड़के को पुलिस ने गोली क्यों मार दी। यहाँ पे देखो एक स्केच बना है माया और उसकी माँ का। माया है जिसके हाथ में एक रजिस्टर है, वो अपनी माँ से पूछ रही है कि ये कौन है, ये लड़का कौन है। ठीक है, चलो। माया की माँ ने उसको समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद कानून था वहाँ पे। रंग भेद यानी जिसकी त्वचा का रंग, त्वचा या चमड़ी का रंग श्वेत होता था या काला होता था, उनको उनमें भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। अब जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हमारे भारत में क्या होता था, जो दलित लोग हैं, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, उनको उस कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, जिस कुएं से ऊंची जाति के लोग, ऊंची प्रजाति के लोग पानी पिया करते थे, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में यही चीज़ें जो है वो अश्वेत लोगों के साथ की जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो अश्वेत लोग हैं उन्हें उतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी जाती थी जितनी कि श्वेत लोगों को दी जाती थी।
है ना। उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें दूर दूर रखा जाता था अश्वेत लोगों को, राइट। न तो वे एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, वो एक दूसरे के आसपास रह भी नहीं सकते थे, और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। आम सुविधाएं किसके लिए होती थी? आम सुविधाएं श्वेत लोगों के लिए होती थी। जो गोरे लोग होते थे उनके लिए आम सुविधाएं होती थी, और अश्वेत लोग, काले लोग जो होते थे, जो सांवले लोग होते थे, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी, ठीक है। माया को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था, माया आजकल की लड़की, राइट। तो माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता था कभी। जैसे अभी हम लोग जैसे सुन रहे हैं ना कि पहले मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी बहुत सारे लोगों को, तभी हम लोग को लगा कि क्या ऐसा भी कभी होता होगा क्या, कि कुछ लोग मंदिर में जा सकते हैं, कुछ लोग मंदिर में नहीं जा सकते। तो उसी तरह से माया को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उस टाइम पर, उसको बताते समय उसकी माँ की आवाज़ में क्या था? गुस्सा था, राइट। उसने बताया कि श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग होते थे, ठीक है, एम्बुलेंस भी अलग होते थे। जो श्वेत लोगों के जो अस्पताल थे उसमें अलग अलग सुविधाएं होती थी। जो एम्बुलेंस होते थे वो भी सारी सुविधाओं से लैस होते थे, ठीक है, ज़रूरत के सामान से सुसज्जित होती थी। जबकि श्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उसमें कोई भी सुविधा नहीं थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं होती थी। उनके लिए रेल अलग होते थे, बसें अलग होती थी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कोई भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब छोटे थे तो कोई भी उन्हें क्या अपनी गाड़ी में बिठाकर कोरेगांव ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उन्हें बिठाकर अपने आप को अछूत नहीं मानना चाहता था, है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ भी ऐसा होता था कि जो अश्वेत लोग होते थे उन्हें गाड़ियों में, अपने गाड़ी में नहीं बैठने दिया जाता होगा, राइट। इसलिए अश्वेत लोगों के लिए रेल अलग होते थे, बसें अलग होती थी, ठीक है। उनके लिए बस स्टैंड भी अलग होता था। सोचो, वो आम लोगों के बस स्टैंड पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, उनके लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ जैसे हमारे यहाँ दलित लोगों के साथ होता था वैसा ही वहाँ पे अश्वेत लोगों के साथ होता था, है ना। तो वैसा ही है ये सेम चीज़। देश की सबसे अच्छी ज़मीन जो होती थी वो श्वेत लोगों के लिए होती थी, और जो सबसे घटिया ज़मीन होती थी वो किसके लिए होती थी? जो काले लोग होते थे, जो सांवले लोग होते थे, उनके लिए होती थी। खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी किसको? अश्वेत लोगों को। भारतीयों को श्वेत के बराबर नहीं माना जाता था। जो भारतीय थे वहाँ पे उन्हें भी श्वेत के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक जगह था, क्या नाम था उसका? सोवेटो। उस जगह का नाम था सोवेटो, और वहाँ पे अश्वेत लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है। वहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वही रहता था, जिसके बारे में उसकी माँ ने पहले बताया था। ठीक है, जिसके बारे में माया नायडू ने पूछा था ना कि ये बच्चा कौन है जिसे गोली मार दी थी पुलिस ने। तो उसके बारे में जब उसके जिस बच्चे के बारे में उसकी माँ ने बताया था कि उसका नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन था, और वो कहाँ रहता था? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम में एक जगह था सोवेटो, वहाँ पे रहता था हेक्टर पीटरसन। वहाँ के जो श्वेत लोग थे, वहाँ हालांकि अश्वेत लोग ही रहते थे, लेकिन उसके एक समूह में अश्वेत लोग रहते थे, और उधर कहीं श्वेत लोग भी रहते थे वहाँ पर अलग जगह पर, लेकिन अश्वेत लोगों से अलग। तो वो जो लोग थे वो लोग अफ्रीकांस बोलते थे। क्या बोलते थे? अफ्रीकांस बोलते थे। तो ये हेक्टर पीटरसन और उसके जो साथी जो स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ उन्हें अफ्रीकांस बोलने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वो अफ्रीकांस सीखें, ठीक है। और हेक्टर पीटरसन और उनके साथियों का कहना था कि हम अफ्रीकांस क्यों सीखें भाई, वो ज़बरदस्ती है क्या? हम जुलू सीखना चाहते हैं। जुलू उनकी अपनी भाषा थी। किसकी? हेक्टर पीटरसन और उनके जो साथी थे उनकी अपनी भाषा थी जुलू, और वे जुलू सीखना चाहते थे, ठीक है। उनको अफ्रीकांस सीखने पर जोर डाला जा रहा था। इसके लिए हेक्टर पीटरसन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका विरोध किया कि हम जुलू सीखना चाहते हैं। तो
तो फिर क्या हुआ भाई, उसने पुलिस ने क्या किया, वहाँ पर गोलियां चला दी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले, जो लोग विरोध कर रहे थे अफ्रीकांस नहीं सीखना है उन्हें जुलो सीखना है, उनको बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली किसको लग गई, हेक्टर पीटरसन को लग गई और हेक्टर पीटरसन मारा गया। यह कब की घटना है, 16 जून 1976 यानी 1976 की यह घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता थे कौन, नेल्सन मंडेला। आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला के बारे में। उन्होंने इस जो रंग भेद नीति था वहाँ का, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध किया। तब कहीं जाकर 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी जातियों को बराबर समझा जाने लगा। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई, अश्वेत लोग किस किस तरह का भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनानी है, 5 बताना है आपको। चलो तो किस किस तरह का, एक तो सबसे पहले उनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं अश्वेत लोगों को, है ना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। सेकेंडली उनके लिए रेल बस से अलग होती थी, ठीक है, और जिसमें कोई सुविधा नहीं होती थी। खेती के लिए जो घटिया ज़मीन थी वो अश्वेत लोगों को मिलती थी, और श्वेत लोगों को क्या बढ़िया से बढ़िया ज़मीन मिला करती थी, राइट। उनको श्वेत लोगों के साथ संबंध बनाने की, उनके आसपास रहने की वह अनुमति नहीं थी, उनसे उनको दूर दूर रखा जाता था, वो दूर दूर रहते थे। उसके बाद उनको उन पर दबाव डाला जाता था कि वो अफ्रीकांस भाषा सीखें, उनको अपनी भाषा सीखने नहीं दिया जाता था। तो ये क्या है, इस तरह के भेदभाव, और भी कुछ आपको याद आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और क्या याद आ रहा है, क्या क्या हमने अभी पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने कि अश्वेत लोगों के साथ क्या क्या होता था, तो आप उसको बिल्कुल लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतांत्रिक होने के लिए हमारे लिए क्या मतलब है, लोकतांत्रिक होने से क्या मतलब क्या है इसका। चलो भागीदारी, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं हर 5 साल पे चुनाव होता है हमारे यहाँ। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वही आगे निर्णय लेते हैं, और यह मानकर चला जाता है कि जो प्रतिनिधि है वो हमारे विचारों से सहमत होंगे, हमारा अच्छा सोच कर ही निर्णय लेंगे, निर्णय लेते वक्त हमारी ज़रूरतों को, लोगों की ज़रूरतों को वो मांग में रखेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है कि एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है कि एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते ही रहे। तो इस बहुत बड़ी बात है ये लोकतांत्रिक सरकार में। अगर एक निर्धारित समय के बाद चुनाव नहीं होंगे तो सरकार पे लोगों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, सरकार तो बेलगाम हो जाएगी, उसे जो करना होगा वो करेगी। ऐसे 5 साल पे हर एक निर्धारित पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जब चुनाव होती है तो इससे क्या होता है कि सरकार पर लोगों का दबाव बना रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं, सही से काम नहीं करते हैं तो 5 साल बाद हमें दोबारा से नहीं चुना जाएगा, है ना। बार बार हम तभी चुने जा सकते हैं जबकि हम अच्छा काम करें, लोगों के हित में काम करें तो, ठीक। तो इसीलिए क्या है कि हर टाइम, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 साल के लिए है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 साल तक सत्ता में रहती है। ये वही टाइम होता है जब लोग, सरकार का फिर से सत्ता में रहना तभी संभव है जबकि लोगों ने बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वो लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं कि हाँ, हम सरकार बना रहे हैं, ये हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सरकार है, जो हम निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पर लोकतंत्र, इस तरह से नियमित चुनाव होने पर सरकार पर लोगों का नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के और कौन कौन से तरीके, कैसे आप भागीदारी, एक तो वोट देना हो, क्या वोट देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों के लोगों को भाग देने के लिए और भी कई तरीके हैं, ठीक है। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी भागीदारी बताते हैं अपनी, ठीक है। अगस्त 2005 की यहाँ पे बात हो रही है कि एक प्रॉपर सरकार ने क्या किया था, बिजली का किराया जो है वो बढ़ा दिया था, ठीक है।
उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया कि बिजली का किराया इतना नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने भी अपने पक्ष में बातें बताई कि उन्होंने बिजली का किराया क्या सोचकर बढ़ा दिया है। ठीक है, सरकार ने अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ाया तो क्या सोचकर बढ़ाया, उन्होंने भी तो अपने पक्ष में बात कहनी है, सफाई देनी है ना। सरकार ने भी अपनी सफाई दी, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। लोगों ने आलोचना की, हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान क्या होता है कि आपने एक पेपर पर लिखा कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन हम चाहते हैं। सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया जो कि सही नहीं है, इससे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको कम किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर वो वहाँ पर सबसे साइन करवाते हैं। जितने भी लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें साइन करते हैं, सरकार पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि हाँ इतने लोग जो हमारे खिलाफ हो गए हैं। ठीक है, तो हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, जुलूस वगैरह भी निकालते हैं लोग। अंततः उन सरकार को क्या, लोगों की जो बात है उसको माननी पड़ी और बिजली का किराया जो है वो घटाना पड़ गया। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है, और आम जनता ही जब उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। हस्ताक्षर अभियान में कई सारे लोगों ने अपना हस्ताक्षर कर दिए, तो सरकार कैसे उस बात पर टिकी रह सकती है ना, उसे अपने तरीके बदलने पड़े। और भी कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि धरने देना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। ठीक है, जिससे कि आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और अन्याय संगत नहीं है, उन्हें सबके सामने लाया जाता है। ठीक है, आगे देखो। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि कोई एक मुद्दा है जिस पर बहस हो रही होती है, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। तो हाँ, उसको देखने से क्या होता है कि आपका नॉलेज बढ़ता है उस चीज़ के प्रति, आप उस मुद्दे को अच्छे से समझ पाते हो कि कौन कितना सही बोल रहा है, आप किसके पक्ष में जाना चाहते हो। आम जनता की सोच विस्तृत होती है कि इसमें से किसकी बात जो है वो ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा सही कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सरकार के कामों में इनकी भी भागीदारी होती है। ये सच है कि लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को भागीदारी का मौका मिलता है, बट फिर भी महिलाओं को, दलितों को, कई सारे वर्ग हैं जिनको मौका नहीं भी मिल पाता है जिम्मेदार मतलब अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का। जैसे कि महिलाएं हैं, दलित हैं, इनको क्या होता है कि ये आंदोलन के जरिए ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं अक्सर। ठीक, अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश को कैसे चलाया जाता है, तो वहाँ के जो देश है, वहाँ लोकतांत्रिक स्वरूप जो है वो और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं सरकार के काम में, इग्नोर नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि जुलूस निकल रहे रास्ते से या आंदोलन कोई कर रहा है, हम देखते हैं पर हम देख के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमें क्या लेना देना, आप करो जो करना है आप लोगों को, है ना। तो ये होता है कि आप उस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं, आपसे जुड़ी वही बातें हैं नहीं है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगली बार कभी जुलूस निकलते देखें आप, तो वहाँ पे रुको, थोड़ा पूछो कि ये जुलूस क्यों निकल रहा है, क्यों आंदोलन हो रहा है। ठीक है, मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि आपकी सरकार जो है वो कैसे काम करती है। नेक्स्ट है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी पढ़ी, माया नायडू जिसकी कहानी उन्हें पढ़ रहे थे, राइट। कैसे विवादों का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे हेक्टर ठीक है, हेक्टर पीटरसन जब विरोध कर रहा था तो उस पुलिस ने क्या किया, विवाद समाधान के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, मारपीट की और वहाँ पे गोलियां चला दी भीड़ पर, है ना, हिंसा का सहारा लिया। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह को लगता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए आपको हिंसा का सहारा लेना ज़रूरी। ठीक है, इसलिए हेक्टर पीटरसन अपने साथियों के साथ जब विरोध कर रहा था तो पुलिस ने हिंसा का सहारा लिया और वहाँ पे गोलियां चला दी उस विरोध को रोकने के लिए। क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? क्या लगता है? बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर पुलिस ने हिंसा का प्रयोग नहीं करके
सामने बिठाकर बात की होती तो एक बीच का समाधान भी निकाला जा सकता था, और इससे ये जो हत्या हुई, ये जो गोली बरसाई गई, मारपीट हुई, इसको रोका जा सकता था। नेक्स्ट, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे का साथ तालमेल नहीं बिठाते आते, राइट। इसी से विवाद होता है ना। जब आप और हम एक जैसे हैं तो विवाद क्यों होगा? आप भी एक किसी बात पर सहमत है और हम भी किसी बात पर अगर सहमत है तो विवाद होने की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन विवाद कब होता है? जब हम एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, हमें लगता है कि ये हमसे अलग हैं तो ये प्रॉपर्ली सही नहीं है। इस केस में क्या होता है? विवाद हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, वो जुलूस निकाल रहे हैं, तो दूसरे धर्म के लोग क्या होते हैं, उस जुलूस को रोकना चाहते हैं, उस पर पत्थर बरसा देते हैं उसको रोकने के लिए। उस समय पुलिस जो है वो बहुत जिम्मेदारी भरा काम करती है। उस समय पुलिस का काम क्या होता है? ये देखना कि हिंसा ना बढ़ के कहीं पर भी दो पक्ष को, लोगों को बिठाकर आपस में बात करवाते हैं, एक प्रॉपर समाधान निकालते हैं, राइट। नदियों भी कई बार विवाद का कारण बनती है, जैसे कि कावेरी नदी भी विवाद का कारण रही है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। जैसे कि एक नदी जो है वो कई राज्य से होकर गुजर रही है ना, तो उस नदी के पानी का बंटवारा जो है वो भी विवाद का कारण बन जाता है। अब जैसे कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बह रही है, राइट, और कर्नाटक का जो कौन सा कृष्णराज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी के ऊपरी पर बना हुआ है, ऊपरी छोर पर है, और तमिलनाडु का जो बांध है, मेटूर बांध, वो निचली छोर पर बना हुआ है। जब तमिलनाडु निचली छोर पर बांध बना हुआ है और कृष्णराज सागर बांध जो है वो ऊपरी छोर बना हुआ है कर्नाटक का। तो तमिलनाडु के जो मेटूर बांध में पानी कब आएगा? जब कृष्णराज सागर से पानी छोड़ा जाएगा, है ना, तभी तो तमिलनाडु में के मेटूर बांध में पानी आएगा ना। और दोनों ही राज्य को पानी की भरपूर आवश्यकता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर विवाद चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ? केंद्र शासन सरकार को बीच में आना पड़ा, ठीक है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा जो है वो हो पाए, ठीक है। समानता के लिए न्याय, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना, ताकि सबके साथ न्याय हो रहा है, सबके साथ समानता व्यवहार किया जा रहा है। ये भी क्या है? ये लोकतांत्रिक सरकार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ये देखे, ये सुनिश्चित करे कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, राइट। एक दूसरे से अलग नहीं है। माया की कहानी, डॉक्टर क्या इस विचार का समर्थन है कि सभी लोग बराबर हैं? माया की कहानी में सरकार ने क्या इस बात का समर्थन किया कि सभी लोग बराबर हैं? बहुत बाद में समर्थन हुआ, राइट। पहले तो रंग भेद कानून से ग्रस्त था वहाँ दक्षिण अफ्रीका, लेकिन बाद में जब नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर विरोध किया तो फिर जाकर धीरे धीरे सबको बराबरी का अधिकार मिला। डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार समानता के विचार को ठेस पहुँची? बिल्कुल पहुँची। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। हमने पढ़ा ही था कि उसे कोई गाड़ी से ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो महार के बच्चे थे, है ना। तो ये समानता के विचार को ठेस पहुँचे, उन्हें समान नहीं माना जाता था, ठीक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है। जो भी अस्पृश्यता छुआछूत करता है उन्हें या तो जेल की सज़ा मिलती है या तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। पहले हालात ऐसे नहीं थे, जैसे मैंने बताया, मंदिरों में घुसने की आज़ादी नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि ये प्रथा क्या है? अमानवीय है। न्याय तभी हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और जननायकता को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है। समाज भी अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं जो, ठीक है। रिजर्वेशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपने देखा ही होगा। तो जो लोग बराबर नहीं है उनके लिए रिजर्वेशन होता है ताकि वो बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लें और आगे बढ़े। लड़का और लड़की में भी भेदभाव होता है ना। इसका मतलब है कि समाज की लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना कि लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, जैसे कि लड़कियों की फीस
बहुत कम किया जाता है, कर दिया है कई सरकार ने, ठीक है, जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले छुटकारा पा सकें अन्याय से। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म करने या कम करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? जी, तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं कि हम अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे, इनमें पैसा लाने का क्या मतलब, इनको शादी करके कहीं और ही चल जाना है, ठीक है। तो अगर फीस नहीं रहेगा, अगर फीस खत्म कर दिया जाए तो फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि ठीक है भाई जाओ, फीस तो मैंने लगना नहीं है तो पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो उसके लिए उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है, राइट। तो इससे क्या होगा कि वो आगे बढ़ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने किसी के साथ व्यवहार भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देना है आपको, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते देखा है। उस स्थिति में आपने उसकी कैसे मदद की, क्या अन्य लोगों ने आपकी सहायता की उस टाइम? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीका क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पर सबको बराबरी का अधिकार मिल गया। किस विभिन्न तरीकों से लोग सरकार के प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? एक तो वोट देकर, दूसरा जो आंदोलन वगैरह करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, इन सब से, टेलीविज़न हो गया जिस पर किसी मुद्दे पर बहस होती है, अखबार होती है जो अलग अलग जो सरकार के जो काम है उसको लेखनीय आगे लेकर आते हैं। इन सब से क्या होता है, आप प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने की सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि उसमें हिंसा ना बढ़ के अलग जो जैसे कावेरी नदी पर दो राज्यों के बीच जब तालमेल नहीं बैठ रहा था तो सरकार को कदम उठाने पड़े ताकि वो विवाद सलट जाए, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? कानून बनाती है। जैसे अस्पृश्यता को लेकर कानून बनाया सरकार ने, अगर कोई किसी के खिलाफ छुआछूत जैसा व्यवहार करेगा, अस्पृश्यता का व्यवहार करेगा तो उसे जेल की सज़ा भी काटनी पड़ सकती है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहले तो ये कि आपने किसी के साथ भेदभाव होते देखा है क्या? अगर देखा है तो आपने उस केस में क्या किया, और दूसरा ये उसको कैसे समझाया जो भेदभाव कर रहे थे, और दूसरा ये कि आपको लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य कामों का जो एक लिस्ट बनाना है, एक सूची बनानी है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार का, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर लोकतांत्रिक सरकार के नियम जो है, लोकतांत्रिक सरकार क्या है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के टाटा बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।